गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करते हैं, फोर्थ यूनिट, क्योंकि हमारी थर्ड यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। फोर्थ यूनिट स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखो बेटा, हमने अभी तक क्या पढ़ा है? शुरू में हमने किया चार्ज रेस्ट पर था, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो भी फिनोमिनास थे वो हमने पढ़े हैं। उसके बाद चार्ज मोशन में आया, तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया। सेकेंड यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी हमने की। उसके बाद हमने देखा कि जहाँ पर करंट है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो रहा है। थर्ड यूनिट हमने की। अब क्या है, उसका उल्टा सोच रहे हैं हम। क्या जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, क्या वहाँ पर करंट जनरेट हो सकता है अपने आप? इसका उल्टा हो सकता है, तो आंसर है यस। बिल्कुल हो सकता है। जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट भी जनरेट होगा। ठीक है, तो वही चीज़ अब आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये एक ऐसा फिनोमिना है जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर, मैग्नेटिक फील्ड की यानी स्ट्रेंथ और ओरिएंटेशन को चेंज कर हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करवा सकते हैं। उस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या कहते हैं उसको हम? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी आप इसकी डेफिनेशन कैसे लिखोगे? द फिनोमिना ऑफ जनरेटिंग और इंड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इन अ क्लोज्ड सर्किट क्लोज होना चाहिए, क्लोज सर्किट, by changing the strength and orientation of magnetic field, by changing the strength and orientation or you can say direction of magnetic field, उस फिनोमिना को हमने क्या कहा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इस फिनोमिना की वजह से जो ईएमएफ क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पढ़ा था ना। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कौन सा था? जो ओपन सर्किट में एक प्रोड्यूस हुआ था, पोटेंशियल डिफरेंस था जो हमारे पास, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस होगा, उसको हम बोलेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ। जो करंट इंड्यूस होगा या जनरेट होगा या प्रोड्यूस होगा उसको क्या बोलेंगे हम, इंड्यूस्ड करंट। क्या बोलेंगे हम उसको, इंड्यूस्ड करंट। क्लियर है? अब इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो। आपने टेंथ क्लास में पढ़ा था, क्या पढ़ा था आपने टेंथ क्लास में? ट्रांसफॉर्मर नहीं, आपने एसी जनरेटर पढ़ा था। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर आप प्लस 2 में ही पढ़ोगे। एसी जनरेटर है या फिर ट्रांसफॉर्मर है, वो किसके ऊपर बेस्ड है? दैट इज़ टोटली बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस यूनिट में भी हम पढ़ेंगे। बड़े दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ट्रांसफॉर्मर और एसी जनरेटर। ठीक है, ये हो गया। अब बात आती है मैग्नेटिक फ्लक्स की। इलेक्ट्रिक फ्लक्स याद होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस नॉर्मली, है ना। बस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जगह आप क्या कहोगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यानी किसी सरफेस में से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं नॉर्मली, उसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी इट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस नॉर्मली। इसको हम डिनोट किससे करते हैं, फाई से। किससे डिनोट करते हैं, फाई से। और ये होता क्या है, इट इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड एरिया वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट है बी और ए का, डॉट प्रोडक्ट हटाओगे तो क्या बनेगा, ये बी ए कॉस थीटा। यहां पर ये थीटा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, यानी एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। ये यहां पर बच्चा हमेशा कंफ्यूज होता है, थीटा क्या लेना है। मैं बार बार बोल रही हूं, एरिया वेक्टर क्या है, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। केस भी करेंगे हम। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। नोट करें तो इसको डिफाइन कर लो आप। क्या होगा, इसको डिफाइन करोगे,
It is defined as total number of magnetic field lines passing through the surface normally. ठीक है, तो मैंने क्या कहा, ये डॉट प्रोडक्ट है मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर का. अब देखो एंगल कैसे आपको पता चलेगा. जैसे फर्स्ट में केस लेती हूँ, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड टचिंग द सरफेस टेंजेंशियली, यानी व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज टेंजेंशियल टू सरफेस, यानी टेंजेंट पे है. तो इसको हम कैसे करेंगे, इसने क्या कहा है, टेंजेंशियली बोला है. टेंजेंशियली बोला है, ये मैंने एक सरफेस लिया, इसको पास करते हुए मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, यानी टेंजेंशियली जा रहा है. ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की तो ये होगी डायरेक्शन. इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, जो इसके परपेंडिकुलर होगा, ये. तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री. फाई हमने कहा कितना होता है, बी ए कॉस थीटा. थीटा क्या है, 90 है, तो कितना हो गया, 0. लेकिन अगर वो कहता है व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है. अब इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, ऐसे जाएगा, यानी कैसे जाएगा इसका परपेंडिकुलर, इसी डायरेक्शन में जाएगा, ऐसे. इसका तो ऊपर की साइड गया, इधर होगा या इधर होगा, दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है. व्हेन मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू द सरफेस, तो फाई कितना आएगा हमारे पास, बी ए कॉस 0. कॉस 0 कितना होता है, 1, तो कितना आया, बी ए, यानी मैग्नेटिक फील्ड और एरिया क्या है, उसका प्रोडक्ट है. तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कैलकुलेट करना, तो क्या बनेगा, 5/A. 5/A. क्लियर है, ये इसका क्या हो गया फॉर्मूला. अब बात आती है इसकी यूनिट्स की. नोट करें पहले, यूनिट हम कैसे करेंगे, हमने मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट पढ़ी हुई है, एरिया की पढ़ी हुई है, तो करें फाइंड. तो यूनिट की बात आती है, फाई किसके इक्वल है, बी ए कॉस थीटा. एसआई यूनिट पे आ जाओ. एसआई यूनिट क्या होती है मैग्नेटिक फ्लक्स की, 1 वेबर. तो ये किसके इक्वल होगी, मैग्नेटिक फील्ड की क्या थी, 1 टेस्ला, एरिया की 1 मीटर स्क्वायर. तो क्या बना, 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर. सीजीएस यूनिट क्या बनेगी, इसकी सीजीएस यूनिट बनेगी 1 मैक्सवेल. क्या बनेगी, 1 मैक्सवेल. ठीक है, अब 1 वेबर और मैक्सवेल के बीच में क्या रिलेशन है, 1 वेबर किसके इक्वल होता है, 10⁸ मैक्सवेल. ठीक है, अब बात आती है डायमेंशन की. डायमेंशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, बी कैलकुलेट करना पड़ेगा. हमें पता है बी क्या होगा, F = BQV sin थीटा, वो तो डायमेंशन लेस है. यहाँ से बी कितना आया, F/QV. पुट कर दें, फाई = F/QV इंटू में A. कोस थीटा क्या है, डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट है, उसको इग्नोर करो. फोर्स की क्या होती है डायमेंशन, m1 L1 T-2. एरिया की L2. चार्ज की क्या होती है, करंट इंटू में टाइम. वेलोसिटी L1 T-1. चलो जी सॉल्व कर दो. ये 3 बन गया, 3 में से 1 इसमें से कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा. तो क्या बनेगा, m1 L2. T-2 इधर है, ये ख़त्म, T-2. A ऊपर चला जाएगा, -1. तो ये क्या आ गई इसकी डायमेंशन, m1 L2 T-2 A-1. ये है मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स की डायमेंशन. क्लियर है, समझ आए. अब बात आती है कि हमें अगर करंट जनरेट करवाना है तो उसके क्या क्या मेथड है, किन मेथड से हम या किन तरीक़ों से हम क्या कर सकते हैं, करंट या ईएमएफ को इंड्यूस करवा सकते हैं. तो पहले ये नोट करें,
नेक्स्ट है हमारे पास, इसको आप नाम दे सकते हो एक्सपेरिमेंट्स ऑफ फैराडे एंड हेनरी। ये क्वेश्चन वैसे तो 1 नंबर का आता है कि व्हाट आर द वेज टू इंड्यूस ईएमएफ टू इंड्यूस करंट। ठीक है, देखो इसके 3 एक्सपेरिमेंट हम करेंगे। फर्स्ट क्या है हमारे पास? फर्स्ट है हमारे पास करंट इंड्यूस बाय अ मैग्नेट। फर्स्ट है करंट इंड्यूस बाय अ मैग्नेट, यानी हमने क्या करना है, एक मैग्नेट की हेल्प से करंट इंड्यूस करके दिखाना है। तो इसमें क्या होता है, देखो हमारे पास हमने क्या किया, एक कॉइल ली, ठीक है, इसको हमने गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट कर दिया, क्लोज सर्किट बना दिया ताकि हम चेक कर सके कि क्या इसमें करंट इंड्यूस हुआ है या नहीं। हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या है, करंट इंड्यूस्ड बाय अ मैग्नेट। हमने क्या किया, यहाँ पर एक बार मैग्नेट लिया, दिस वन इज नॉर्थ पोल एंड दिस वन इज साउथ पोल। तो क्या होगा, मैंने इस मैग्नेट को इस साइड मूव करवाया, मैंने इस मैग्नेट को, यानी जो नॉर्थ पोल है, साउथ भी हो सकता है, चेंज भी कर सकते हो, उससे क्या होगा, पोलैरिटी चेंज होगी तो डायरेक्शन करंट की क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। नॉर्थ पोल इधर जब लेके आए तो इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही है, ये तो आपको पता ही है, प्रॉपर नहीं बना रही मैं, ऐसे जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो जब इस मैग्नेट को आप इसके पास लेके जाओगे, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, इस कॉइल में से पास करेंगे। यानी अगर पहले इतनी दूर था, धीरे धीरे लेके आ रहे हैं, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। अगर आप इस मैग्नेट को पीछे लेके जाते हो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है। तो हमने क्या देखा, जब मैं इस मैग्नेट को कॉइल की तरफ मूव कर रही हूँ तब भी इसके अंदर गैल्वेनोमीटर के अंदर एक डिफ्लेक्शन आई। जब मैंने इसको पीछे किया तब भी डिफ्लेक्शन आई, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। फिर हमने क्या किया, इस मैग्नेट को रेस्ट पर रखा, मूव नहीं कराया, मूव नहीं कराया। फिर हमने देखा कि गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है, यानी जब तक इस बार मैग्नेट में मोशन है तब तक क्या हो रहा है, इसमें करंट इंड्यूस हो रहा है। आपकी बुक में अलग से मेथड है, कॉज ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट, मैं साथ में ही करवा रही हूँ। मैंने कहा करंट इंड्यूस्ड बाय अ मैग्नेट, मैग्नेट को सबसे पहले इसका कॉज क्या हुआ, मोशन ऑफ अ बार मैग्नेट, क्योंकि जब हम बार मैग्नेट को मूव करा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल के थ्रू क्या हो रही है, कभी इंक्रीज हो रही है, कभी डिक्रीज हो रही है। दैट मीन्स इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा और करंट प्रोड्यूस होगा। क्लियर है। सेकेंड है हमारे पास करंट इंड्यूस्ड बाय करंट, करंट इंड्यूस्ड बाय करंट। करंट इंड्यूस्ड बाय करंट में क्या है, हमने क्या किया, एक कॉइल ली, वही चलो उसी में कर लेते हैं। हमने क्या किया, एक कॉइल ली, अब बार मैग्नेट नहीं ले रहे हम, अब हम बार मैग्नेट नहीं ले रहे, अब हम क्या कर रहे हैं, एक ऐसी कॉइल ले रहे हैं जिसको किसी सेल या बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया है, यानी उसके अंदर से क्या हो, पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट पास कर रहा है, करंट पास कर रहा है। जब करंट पास कर रहा है इसका मतलब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा यानी उसको रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस करेंगे। हम क्या कर रहे हैं, इस कॉइल को मूव करा रहे हैं, मैंने इस कॉइल को इस कॉइल की तरफ मूव करा रही हूँ, कौन से वाली, इसके साइड। जब मैंने इसकी तरफ मूव कराया तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से पास करेंगे, यानी इसके अंदर नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। दैट मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जब मैंने इस कॉइल के पीछे किया, अगेन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो रही है तो इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। देखो आपको भी पता है कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो कहाँ से पता चलती है हमें, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के बहुत पास है, कंजस्टेड है, वहाँ पे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है, जहाँ पे दूर दूर है वहाँ क्या होता है, वीक होता है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम या ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है और इसके अंदर क्या हो रहा है, ईएमएफ और करंट इंड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पर कॉज क्या बना, ड्यू टू रिलेटिव मोशन ऑफ करंट कैरिंग कॉइल, ड्यू टू रिलेटिव मोशन ऑफ करंट कैरिंग कॉइल। पहले में क्या था, ड्यू टू मोशन ऑफ बार मैग्नेट। ठीक है,
हमारे पास करंट इंड्यूस्ड देखो अब हमने क्या किया है, अब हमने यहाँ पर ना तो करंट, मतलब हम करंट को क्या कर रहे हैं, रिलेटिव मोशन नहीं है हमारे पास कॉइल में, करंट इंड्यूस्ड बाय, आप कह सकते हो करंट कैरिंग कॉइल या करंट कैरिंग कॉइल, कुछ भी लिख लो, करंट इंड्यूस्ड बाय करंट, ठीक है। तो चेंजिंग करंट लिख सकते हो आप, बाय चेंजिंग करंट, ठीक है। तो देखो अब हमने क्या किया, यहाँ पर एक की लगा दी। अब हम कॉइल को मूव नहीं कराएंगे, कॉइल को मूव नहीं कराएंगे। मैंने जैसे ही की को क्लोज किया, जैसे ही की को क्लोज किया, करंट क्या होगा, 0 टू मैक्सिमम इंक्रीज होगा, करंट क्या होगा, 0 टू मैक्सिमम चेंज होगा। जब इसमें करंट चेंज होगा तो इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ चेंज होगी। जब इसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ चेंज होगी तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रहा है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही है, जो इसके अंदर क्या हो रहा है, पास होती हुई कम या ज़्यादा होगी। यानी हम क्या कर रहे हैं, करंट को चेंज करके नेबरिंग कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर रहे हैं, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से इसमें करंट इंड्यूस हो रहा है। तो इसका मतलब हमारे पास यही तीन बात हुई कि करंट इंड्यूस्ड बाय मैग्नेट यानी मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दो। और मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, बाय चेंजिंग एरिया, बाय चेंजिंग नंबर ऑफ टर्न्स, बाय चेंजिंग करंट। उसकी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर सकते हैं और कॉइल के अंदर हम करंट इंड्यूस करा सकते हैं। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, अगर आप करंट की नेबरिंग कॉइल के अंदर करंट की डायरेक्शन चेंज करते हो या जो मोशन है वो चेंज करते हो, तो उसकी वजह से इधर जो करंट इंड्यूस होगा, जो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो करेगा, उसकी डायरेक्शन उसमें क्या हो जाएगी, अपोजिट। यानी अगर मैंने ऐसी बैटरी लगाई है, इसकी पोलैरिटी अगर मैं चेंज कर दूं तो इसके अंदर करंट की डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इज इट क्लियर, समझ आया? तो ये है हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स ऑफ फैराडे एंड हेनरी। अब बात आती है लॉज की। तो अब बात आती है लॉज की, फैराडेज लॉ बोलते हैं, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एक नंबर में स्टेटमेंट पूछ सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फर्स्ट है हमारे पास फैराडेज फर्स्ट लॉ। देखो कुछ नहीं है फैराडेज लॉ में, आपने जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देखी है, एक्सपेरिमेंटल देखा है जो, वही चीज़ लॉ में कन्वर्ट होगी। हमने क्या देखा, मैंने फर्स्ट जब बार मैग्नेट वाला कराया था कि करंट इंड्यूस्ड बाय अ मैग्नेट, उसमें हमने क्या देखा कि जब तक मैग्नेट मूव कर रहा है तब तक करंट क्या हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है। मैंने वहाँ पर एक लाइन बोली थी, इफ़ मैग्नेट इज एट रेस्ट देन देयर इज नो डिफ्लेक्शन। इसका मतलब तब वहाँ पे कोई करंट या ईएमएफ इंड्यूस नहीं हुआ। तो फर्स्ट लॉ क्या कहते हैं कि वेन एवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस एन ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल and it lasts as long as the change in magnetic flux continue or as long as there is change in magnetic flux। यानी अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस होगा और वो तब तक रहेगा जब तक वहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। यानी मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सरफेस। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कब तक चेंज होंगी, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कब तक चेंज होंगी, फाई इज इक्वल टू बी ए। या तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दो या एरिया चेंज कर दो या ओरिएंटेशन चेंज कर दो। अरे भाई हमने यही तो पढ़ा था, बी ए कोस थीटा, यही पढ़ा था। अगर मान लो क्वेश्चन भी आ जाता है, राइट द वेज टू चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स, राइट द वेज टू इंड्यूस ईएमएफ, सिंपल, बाय चेंज द मैग्नेटिक फील्ड, बाय चेंजिंग द एरिया, बाय चेंजिंग द ओरिएंटेशन। तीन ही तो मेथड बनते हैं हमारे पास, है ना। तो यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग क्या है, ये जब तक चेंज होगा, फाई जब तक चेंज होगा तब तक ईएमएफ इंड्यूस होगा, अदरवाइज कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। यानी जो इंड्यूस हुआ है वो भी तब तक रहेगा जब तक चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है, ठीक है। तो ये लॉ क्या कहता है, व्हेन एवर
magnetic flux linked with the coil changes an EMF induced in the coil and it lasts as long as the magnetic flux, the change in magnetic flux continues. Right? This one is the Faraday's first law. अब बात आती है Faraday's second law की. Faraday's second law क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जो EMF इंड्यूस होगा, जो EMF इंड्यूस होगा, मैंने कहा ना EMF इंड्यूस होगा, जो EMF इंड्यूस होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? दैट डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी कितने टाइम में कितना मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा. ठीक है, तो आप ये कह सकते हो फैराडेज सेकंड लॉ क्या है हमारे पास? फैराडेज सेकंड लॉ है द मैग्नीट्यूड of EMF induced in the circuit, in the closed circuit, is directly proportional to the rate of change of magnetic flux linked with it. यानी E is directly proportional to d phi by dt. d phi by dt यानी rate of change of magnetic flux. जब इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाओगे तो यहाँ पे आएगा माइनस के डी फाई बाई डी टी. के का क्या करना है वो बाद की बात है, अभी यहाँ सिर्फ हमने लो करने हैं. यहाँ पे जो ये नेगेटिव साइन है मैंने क्यों लगाया? नेगेटिव साइन इसीलिए लगाया क्योंकि जो EMF इंड्यूस होता है दैट अपोज द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. लेंस लो करेंगे वहाँ आपको अच्छे से पता चलेगा कि ये नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है. ये नेगेटिव साइन कर रहा है कि जो EMF इंड्यूस हुआ ना, जो EMF इंड्यूस हुआ किसकी वजह से हुआ? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से हुआ. तो ये EMF जो है इस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं कह सकते, मैग्नेटिक फील्ड. तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? नेगेटिव साइन. तो आप लिख सकते हो हेयर नेगेटिव साइन शोज दैट इंड्यूस्ड EMF अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स. ठीक है, तो इसीलिए क्या आया यहाँ पर? नेगेटिव डायरेक्शन है. क्लियर है? नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे लेंस लो, एडी करंट्स. ठीक है, और ये बड़ी यूनिट जो है बड़ी स्कोरिंग है. क्यों स्कोरिंग है? क्योंकि या तो इसमें से डायरेक्शन से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो करंट इंड्यूस हुआ है वो कैसे हुआ है, किस डायरेक्शन में है, उसकी क्या डायरेक्शन होगी, रूल्स करेंगे हम. या फिर इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आता ही है ट्रांसफार्मर का, जनरेटर का, ऐसा कुछ आ जाएगा क्वेश्चन. ठीक है, या फिर इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो टोटल, देखो न्यूमेरिकल बड़े ईजी हैं इसके. कुछ नहीं, आपको स्टेटमेंट पढ़ के ये देखना है कि क्या गिवन है और उसको फॉर्मूले में पुट करना है, सिर्फ सिचुएशन समझनी है. ठीक है, तो बड़ी स्कोरिंग यूनिट है अगर ध्यान से, कॉन्सेप्चुअल है क्योंकि ये अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजीली स्कोर कर जाओगे इस यूनिट में. तो जितना हो सके उतना ध्यान से समझना. लॉज हैं इसके, डायरेक्शंस है, रूल्स हैं, सब. ठीक है, थैंक यू बेटा.